हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ITR फॉर्म 4 फाइलिंग की। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें GST, इनकम टैक्स एंड शेयर मार्केट, इन तीनों रिलेटेड से टॉपिक्स मैं वीडियोज़ में डालते रहता हूँ। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलता रहे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये मैंने लॉगिन कर लिया। दोस्तों, ITR 4 जब फाइल कर रहे हैं तो देखिए होता क्या है। उससे पहले सबसे पहले आपको फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू फॉर्म 26AS। आपको 26AS डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पे ऐसे करके, ये मैंने यहाँ पे एक सेकेंड में दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको कंफर्म करना है। ठीक है, आई एग्री पे जाना है, एक्सेप्ट प्रोसीड करके व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म। उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, व्यू एज HTML एंड वी एंड डाउनलोड पे आपको कर देना है। ठीक है। अब जब इसमें कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये आ गया। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर करके इनका TDS कटा है और आप देख सकते हैं किस सेक्शन में कटा है, 194J। दोस्तों 194J जो है वो है प्रोफेशनल। आप जब कोई सर्विस देता है, जैसे प्रोफेशनल में CA, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स वगैरह, ये सब जब लॉयर्स ये जब अपनी सर्विस देते हैं तो ये सब 194J में इनका TDS कटता है। ठीक है। तो 194J में जब TDS कटता है तो इनके पास रिटर्न फाइलिंग के दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये ITR 4 फाइल करें या तो ये ITR 3 फाइल कर सकते हैं। और हम ITR 4 की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं उस पर भी बताऊंगा कि ये किन किन लोगों को फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है। तो चलते हैं पहले यहाँ पे ITR 4। आप डैशबोर्ड में हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न करना है आपको यहाँ पे ये 2021 सिलेक्ट करना है, ITR 4 सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल और रिवाइज एंड देन प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। ठीक है। आपको ये प्री वैलिडेट रहेगा तो इसको कंटिन्यू करना है, ये लास्ट ईयर का ही रहेगा और ये एग्री करना है। ठीक है, कंसेंट को। जैसे ही आप एग्री करिएगा तो ये आपका सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पेज आ जाता है। सेकंड पेज जर्नल इन्फॉर्मेशन रहता है। दोस्तों इसमें कुछ डालना नहीं है, बस आपको जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है, डिटेल, वो आपको ऑलरेडी फीडेड रहता है। तो मैं इस टैब को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब रहता है, इसलिए मैंने इस टैब को स्किप किया। हम आते हैं सीधा इनकम डिटेल्स। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, उससे पहले हम बात करें ITR 4 सुगम, ये किन को फाइल करना ज़रूरी है। ITR 4 सुगम, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, HUF फर्म में अदर देन LLP की बात करी गई है। ठीक है। अगर तो है रेजिडेंट और उनका टोटल इनकम जो है अप टू 50 लाख है। ओके। और जो इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, बिजनेस या फिर प्रोफेशन, मैंने बात किया था प्रोफेशन में, जैसे इनका प्रोफेशन में आ रहा था इनकम तो मैंने ये फॉर्म सिलेक्ट किया। ऐसे ही अगर बिजनेस भी होता, जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर अगर TDS कट रहा है तो भी आप ये फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE। इन तीनों सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ITR 4 सिर्फ इन्हीं 3 सेक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। इन 3 सेक्शंस पे हम थोड़ा आगे जाके भी बात करेंगे। और वह उसी जैसे कि ITR 1 में भी यही है, नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर और इन्वेस्ट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उनके लिए फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अब आप जब यहाँ इस पेज पे आ गए इनकम डिटेल्स पे, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपको यहाँ पे आप फिगर्स फीड नहीं कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पे ये टैब हाईलाइट भी नहीं है। आपको इसके लिए जाना है बिजनेस प्रोफेशन के टैब पे। ठीक है। अब हम आ गए BP के शेड्यूल में। ठीक है। अब जब BP के शेड्यूल में आए तो दोस्तों सबसे पहला जो आया ये वाला सेगमेंट जो है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, सबसे पहला सेगमेंट जो है, पहला एरिया जो है, ये वाला जो है ये उनके लिए है जो प्रिजम्पटिव स्कीम में फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44AD। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये 44AD, 44ADA जो हमने पढ़ा था वो क्या है।
44AD अदर देन प्रोफेशन है। दोस्तों अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं पूरे साल, मान के चलिए आपने टैली में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर एक्सेल में ही आपने अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि एक प्रिजम्पटिव मीन्स आप अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा साल का इतना टर्नओवर है और इतना मेरा खर्चा हो सकता है और इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये एक प्रिजम्पटिव बेसिस पे ये सेक्शन डील करता है। उसी में 44AD जो है वो बिज़नेस के लिए, और 44AD जो ADA जो ये वाला सेगमेंट है 44ADA, ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये प्रोफेशन के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम प्रोफेशन में कुछ चुनिंदा पीपल हैं, और यहाँ पे है बिज़नेस में आप कोई सा भी बिज़नेस कर रहे हैं और आपने बुक्स मेंटेन नहीं करी है। इन दोनों केस में आपने बुक्स मेंटेन अगर नहीं करी है तो आप इस केस में कवर होते हैं, ठीक है। तो अब हमने जैसे देखा इन क्लाइंट का इनका प्रोफेशन है और ये बुक्स मेंटेन नहीं करते, इसलिए हमने 44ADA में इनका सिलेक्ट करके इनका फाइल करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं वापस से, इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ एक बार को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो AD में डालना है और आप बुक्स भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और अगर आप प्रोफेशन है तो इस क्लॉज में आना है 44ADA। अब हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप नेम ऑफ बिज़नेस आपसे पूछा जा रहा है। नेम ऑफ बिज़नेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका बिज़नेस है। तो मैं अगर नहीं है तो आप अपना ही नाम डाल दीजिए, ठीक है। देन आपको बिज़नेस कोड सिलेक्ट करना है। अब बिज़नेस कोड में आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि कुछ लिस्टेड पीपल्स ही हैं जो फाइल कर सकते हैं, ये सारे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग जो करते हैं, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, जो लीगल प्रोफेशंस है, फैशन डिज़ाइनिंग, तो ये सारे पीपल हैं जो इसमें कवर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनका है मेडिकल क्लिनिक, ठीक है। अब मेडिकल क्लिनिक सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब अगर मेडिकल क्लिनिक सिलेक्ट कर दिया, अब डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट मीन्स आपका पूरे साल कितना टर्नओवर रहा, ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो ग्रॉस रिसिप्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, ग्रॉस रिसिप्ट जो है इनका अगर आप देखें ECHS से आ रहा है 3,01,180 इनका जो है टोटल अमाउंट पेड आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, यही अमाउंट मेरे को यहाँ पे फीड करना है। एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पे आ रहा है टोटल पेड अमाउंट, इससे तो कम बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इससे कम डालेंगे तो मिसमैच हो जाएगा। इससे आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मान के चलिए यहाँ से मेरे को इतना आ रहा है, मान के चलिए इनका क्लिनिक है तो ये अपना कैश में भी काम करते होंगे तो वहाँ से भी कुछ आ रहा है, तो इससे ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि मिसमैच नहीं आना चाहिए 26 से। तो मैं यहाँ पे इनका वहाँ पे 3 लाख के समथिंग आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इनका 3.5 लाख लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ग्रॉस रिसिप्ट। क्योंकि इनका जो कैश में है वो इन्होंने एस्टिमेटेड करके मुझे बताया था कि 50,000 के समथिंग इनका कैश में भी रहता है। और दोस्तों ये चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए प्रिजम्पटिव इनकम पूछ रहे हैं अंडर 44ADA, ये 50% से होना ही चाहिए। मान के चलिए 3.5 लाख है तो इसका 50% होना ही चाहिए, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने उससे कम दिखा दिया तो आपके ऊपर ये आपके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आप लेस देन 50% कहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है चलिए आप बुक नहीं बनाते कोई बात नहीं, हम 50% मानते हैं आपका खर्चा है, प्रोफेशन है अगर आप, और 50% तो आपको आपकी इनकम है ही, ये कहते हैं यहाँ पे, तो 50% से इनका इनकम दिखाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उससे ज़्यादा ही दिखाऊंगा, क्योंकि उनका टैक्स वैसे भी नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 225,500, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्रॉस रिसिप्ट दिखा दिया, यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA में दिखा दिया 2,25,000, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आइए, अब आप कहेंगे कि 44AE क्या है। अब 44AE भी प्रिजम्पटिव इनकम ही है फॉर गुड्स कैरेजेस। दोस्तों ये उनके लिए है जो जिनका बिज़नेस होता है, ट्रक्स का बिज़नेस होता है, जो ट्रैवलिंग, मतलब ये कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट का, जो इनके पास ट्रक्स होते हैं, 10-10 ट्रक्स होते हैं, तो ये उनके लिए है। क्योंकि वो लोग के लिए भी बुक्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी इस सेक्शन में दिखा सकते हैं।
तो ये 44 AE ट्रक्स के लिए हो गया, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रक्स बिजनेस वगैरह के लिए। 44 AD ये प्रोफेशनल इनकम के लिए हो गया, एंड 44 AD बिजनेस इनकम के लिए हो गया। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे 50% का लिमिट था, यहाँ पे 50% का एक लिमिट था, वैसे ही यहाँ पे 8% का ही एक 8% और 6% का लिमिट है। यानी कि इनकम टैक्स कहता है, अब आप मान के चलिए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख का 8% तो आपको इनकम दिखाना ही है, उससे आप कम नहीं दिखा सकते। इनकम टैक्स कहता है ठीक है 1 लाख का सपोज़ कीजिए 8% 8,000 रुपये हो गया, ठीक है। इनकम टैक्स कहता है 8,000 से ऊपर ही आपका इनकम होना चाहिए, उससे नीचे कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स का कहना है कि चलो आप बुक्स मेंटेन नहीं करते, फिर भी बुक्स मेंटेन नहीं करते, कम से कम प्रॉफिट तो होगा ही आपको, तो 8% प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट दिखा दिया। ये 26 एस इनका एक्सपायर हो गया, कोई नहीं, मैं फिर से ओपन कर लूँगा, ठीक है। उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये प्रिजम्पटिव इनकम 44 AD में दिखा दिया। अब आता है दोस्तों ये पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स। आपने बुक्स तो मेंटेन किया नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या डालिएगा, यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है 0 डालने से भी, तो मैं यहाँ पे सब में 0 कर देता हूँ, ठीक है। सब पे मैंने 0 कर दिया, बिकॉज हमने बुक्स तो मेंटेन नहीं किया ना, बुक्स मेंटेन नहीं किया तभी हमने ये सेक्शन चुना है, ठीक है। कई लोग यहाँ पे कुछ नॉमिनल फिगर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये वाला शेड्यूल इनका कंप्लीट हो गया। अब जो 2,25,000 का आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम आ गया 2,25,000, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आगे पूछ रहा है ग्रॉस सैलरी। दोस्तों एक बार को मैं इसको सेव ड्राफ्ट करता हूँ, ठीक है। सेव ड्राफ्ट करके इनका फॉर्म 26 एज एक बार रीओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने फॉर्म 26 ओपन कर लिया। यहाँ पे ECHS वाला जो था 3 लाख एक, वो मैंने दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं जो ये वाला है स्टेट बैंक वाला, ये 194A में आ रहा है, यानी कि ये है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, FD वगैरह पे जो इंटरेस्ट मिलता है ये वो है। और थर्ड वाला देख सकते हैं ये 192 पे आ रहा है, यानी कि सैलरी एंड पेंशन, तो ये पेंशन इनकम है, ठीक है। इसलिए इस पर TDS नहीं कटा, तो इसको हमें सैलरी हेड में ही दिखाना होता है। तो अब हम वापस आते हैं और ई फाइल में इनकम टैक्स में रिटर्न में आते हैं। यहाँ पे हमने ड्राफ्ट में सेव हो रखा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में सैलरी एज पर, अब तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से जो आपका ये पेंशन इनकम है 3,04,000 समथिंग, ये आपको वहाँ पे डालना है। तो 304,870 ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा, 304,870, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये इनकी सैलरी आ गई। इस पर 50,000 का रिबेट मिल गया, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है नहीं कुछ, देखिए यहाँ तक तो पूरा सैलरी का था। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इनकी है नहीं, तो इसको आप लीव कर सकते हैं। देन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 59,303। दोस्तों यही अमाउंट यहाँ पे भी आ रहा है 59,303, ये मैच है। सैलरी इनकम मैच है। और ग्रॉस रिसिप्ट मैंने जो इनका एक्चुअल रिसिप्ट है उससे ज़्यादा ही लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब इनका पूरा 26 एज से मैच है। तो ये इनका आप देख सकते हैं जो इनकम आया निकल के बाहर 5,39,673 का आया है, ठीक है। इन्होंने इस साल इस ड्यूरिंग द इस पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 80C में इनका 1 लाख के अराउंड इन्वेस्टमेंट है, तो वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, वो मैंने ले लिया। अब आप देख सकते हैं इनका जो टोटल इनकम आ रहा है 4,39,000 आ रहा है, 5 लाख के बिलो ही है। अब दोस्तों 5 लाख के बिलो है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। अच्छा दोस्तों आपको एक चीज़ और बताऊंगा, 80 TTA में जो मैंने ऊपर इनकम आ रहा है उसका 10,000 का डिडक्शन नहीं लेना, क्योंकि 80 TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 या 3.5 4% जो भी, वो उसका रिबेट मिलता है। FD पे जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है उसका रिबेट नहीं मिलता, ठीक है। तो कई लोग ये गलती करते हैं, 80 TTA में यहाँ पे वही अमाउंट ले लेते हैं जो ऊपर इंटरेस्ट में लिया हुआ है ताकि डिडक्शन मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इनका ये वाला टैब कंप्लीट, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन का इनका हो गया है।
ये मैंने फिल कर दिया था, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें अभी भी आपको कोई क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप हमारा पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप चैनल डैशबोर्ड पे जाके हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर वहाँ से आप देख सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज तो हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, टैक्स डिटेल। अब दोस्तों ये भी भरना ज़रूरी होता है। टैक्स डिटेल में आप देख सकते हैं जो TDS कटा है वो ग्रॉस अमाउंट बताना होता है। तो 5946 जो है वो 10%, 5946 जो है 59303 पे कटा है। तो ये जो ग्रॉस अमाउंट है ये आपको डालना है 59303, ठीक है। अगला है यहाँ पे जो इनका 30118 का TDS कटा है, 30118 का ग्रॉस अमाउंट है 301180। ये देखिए ये इनका ग्रॉस अमाउंट था। और याद कीजिए मैंने वहाँ पे इनका जो ग्रॉस अमाउंट लिया था 3.5 लाख लिया था। तो इससे ज़्यादा ही लेना है आपको, या तो आप इतना ही लीजिए या तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हेड ऑफ़ इनकम बताना है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, क्योंकि ये मेरी प्रोफेशन का इनकम था। 194J में इसका TDS कटा हुआ है, ठीक है। ये सब हम बात कर चुके हैं। बाकी ये सब में आपको कुछ फीड नहीं करना। हाँ, अगर आपका कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है तो उसका BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब ज़रूर यहाँ पे फीड करें, ठीक है। अब हम आते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका टोटल TDS कटा था 36,000 का कटा था और अमाउंट पेबल इनका कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा, जिसके कारण इनका 36,000 का पूरा रिफ़ंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये सिलेक्ट है, बैंक अकाउंट सिलेक्ट है और यहाँ पे आपको कुछ फीड नहीं करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना ये सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस डालिए आप, ठीक है। प्लेस डाल के आपको इसको सबमिट कर देना है। अगर एक बार को रिव्यू करके इसको सबमिट कर देना है। आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई विद इन 121 डेज़, ठीक है। इसको सेव ड्राफ्ट करना है। और हाँ, शेड्यूल D में भी आपको इसमें कुछ फीड नहीं करना, क्योंकि हमने आगे ही नो कर दिया था जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड था। और शेड्यूल D जो है इन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ, तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इसको सिलेक्ट करना है। सेव ड्राफ्ट करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट करके दोस्तों इसको फाइल कर देना है। अभी मैं प्रीव्यू एंड सबमिट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीव्यू सबमिट करते ही वो मेरे को फर्स्ट टैब पे लेके जाएगा जर्नल इन्फॉर्मेशन पे, और उस पर 1-2 जगह नो और यस करना है, वो मैं करके इसको सबमिट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था ITR 4 की फाइलिंग, ठीक है। ITR 4 में और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ही है, आप खुद भी कर सकते हैं। बस आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। जो सबसे ज़रूरी है वो है बिजनेस वाला, जो ये वाला शेड्यूल है BP शेड्यूल। इसमें आप प्रोफेशन है तो यहाँ पे डालना है 44 ADA में, बिज़नेस है तो 44 AD में डालना है, और ट्रक्स बिज़नेस है तो 44 AE में डालना है, ठीक है। और याद रहे इनका लिमिट है वो उसका ध्यान रखना है। इसमें 8% से नीचे आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका टैक्स ऑडिट हो जाएगा। इसमें 50% से नीचे आपका इनकम नहीं हो, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि ठीक है यार, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपको लॉस ही हो रहा है हर साल, कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो प्रॉफिट आपको उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, इतना ही होना चाहिए। इनकम टैक्स कहता है कि अगर लॉस हो रहा है तो चलो ठीक है, तो आप टैक्स ऑडिट कराओ, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स ऑडिट कराओ अगर आपको लॉस हो रहा है तो, ठीक है। ये हो गया इनका। फिर ठीक ये 44 AE। और हाँ, इसमें बुक्स में अगर आप, क्योंकि हम बुक्स तो मेंटेन करते नहीं हैं, तो इसको सबको 0 फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कोई नॉमिनल फिगर डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। टैक्स डिटेल में मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया, ग्रॉस एसेट वगैरह ये सब, हेड ऑफ इनकम आपको बताना होता है। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में आप एक बार क्रॉस चेक करके अपना रिफ़ंड वगैरह देख सकते हैं कितना बन रहा है। और ये इनकम डिटेल में आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ डाल दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ITR 4 अपनी फ़ाइल कर सकते हैं अगर आपका इनकम है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। वो भी अगर आप प्रिजम्पटिव, अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते तो। अगर आप बुक्स मेंटेन करते हैं और बिज़नेस इनकम है तो आप ITR 3 में जाइए। देखिए दोस्तों, कोई कहता है कि मेरा तो 50%, अब मैंने जैसे प्रोफेशन में कहा कि 50% तो आपको दिखाना ही है, बट कोई प्रोफेशन का, कोई बिज़नेस है जिनका प्रोफेशन से डॉक्टर का है, क्लिनिक से चला रहे हैं, मान के चलिए वो बोलते हैं कि नहीं हमारा तो 50% प्रॉफिट भी नहीं होता, हमारा 10-20% ही मार्जिन रहता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ITR 3 फाइल कीजिए, बुक्स मेंटेन कीजिए। अगर एक्चुअल में जाना है तो एक्चुअल चलिए, फिर प्रिजम्पटिव में आप नहीं ले सकते। फिर प्रिजम्पटिव का बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जो छोटे स्केल पे अपना काम कर रहे हैं और जो बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये था ITR 4 फाइलिंग पे वीडियो।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो आप हमारा पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ रहा है फाइलिंग में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।